हेलो एवरीवन, वापस से आप सबका वेलकम है। तो हमारी नीट स्ट्रैटेजी के अंदर ये पार्ट 2 वीडियो है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो था वो आई होप कि आप सबने देखा होगा। और मैं विश करती हूँ कि आप सबको वो बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल हो। ओके, तो अब पार्ट 2 जो है वो है ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम, यानी एग्ज़ाम वाले दिन आपको क्या करना है। ये 2 पार्ट में है। एग्ज़ाम वाले दिन का पार्ट वो जिस टाइम पर आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, यानी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंटर करने तक। एंड देन जो पार्ट 3 होगा नीट स्ट्रैटेजी का, वो है कि एग्ज़ाम के दौरान यानी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आपको किन किन पॉइंट्स के ऊपर फोकस रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारे डूज एंड डोंट्स। ओके, सो वापस से मैं शुरू करती हूँ। तो मैं पहले इंट्रो दे देती हूँ सबको। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निशा झा एंड मैं थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ लेडी हार्डी मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली के अंदर। ओके, सबसे पहली चीज़, हम सबने बहुत बार एग्ज़ाम दिया है या फिर कोई सा भी एग्ज़ाम दिया है, चाहे स्कूल के अंदर के भी एग्ज़ाम हो, तो आप वहाँ से भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हो। ये मेरा स्टिकी नोट है, मतलब मैंने प्रिपेयर किया ताकि मैं कुछ पॉइंट मिस ना कर दूँ। तो जब भी हम कभी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। ओके, आप जब नीट एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो वहाँ पर भी आप ये 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट देखोगे। तो आपको अपने आप को ना कौन सी कैटेगरी के अंदर रखना है ताकि आपका बेनिफिट मैक्सिमम हो, उसके ऊपर बात करूँगी मैं। सबसे पहले तो सबसे पहला जो ग्रुप होता है वो होता है हाइपर एक्टिव ग्रुप। हाइपर एक्टिव ग्रुप का मतलब क्या होता है कि उन बच्चों को आप देखोगे ना मेट्रो के अंदर भी, या फिर एग्जामिनेशन हॉल जाते टाइम पर ई रिक्शा या फिर ऑटो या फिर बस, किसी चीज़ के भी अंदर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन है वहाँ पर भी, या फिर एग्जामिनेशन हॉल के बाहर भी जब वेटिंग होती है, खड़े होते हैं, उस टाइम पर वो क्या होता है कि पढ़ रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। उनके हाथ में बुक्स होती हैं या फिर फ़ोन के अंदर कोई वीडियो चल रही है एग्जामिनेशन की, या फिर कोई सा भी टॉपिक है, मतलब वो हमेशा ना पढ़ रहे होते हैं एग्जामिनेशन तक, जब तक एंट्री नहीं हो जाती तब तक। और वो इतना ज़्यादा, मतलब आप उनको देखोगे ना तो कभी कभी नॉर्मल पर्सन नर्वस हो जाए कि भाई इतना ज़्यादा पढ़ रहा है यार, मेरा क्या होगा वगैरह वगैरह, है ना। तो यानी वो हमेशा मतलब बोलते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं वगैरह। मतलब उनकी प्रिपरेशन जो होती है ना वो अकॉर्डिंग टू देम एग्जामिनेशन तक, जब तक शुरू नहीं हो जाएगा, जब तक उनकी एंट्री नहीं होगी, तब तक वो करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। सबसे पहला ग्रुप ये है। दूसरा है क्वाइट ग्रुप। क्वाइट ग्रुप के अंदर क्या होता है, वो बहुत शांत रहते हैं। वो दूसरों के साथ मिंगलिंग विंगलिंग नहीं करते, ग्रुप के अंदर बातें बातें नहीं करते। अगर फैमिली या फिर फ्रेंड्स के साथ आए भी हैं तो चुप रहते हैं, शांत रहते हैं। एंड जो उन्होंने पढ़ा होता है वो उसी को अपने माइंड के अंदर रिवाइज कर रहे होते हैं। उनके हाथ में कोई बुक्स वगैरह, फ़ोन वगैरह कुछ नहीं होता, बस वो शांति से अपने दिमाग के अंदर चीज़ों को रिवाइज कर रहे होते हैं, फॉर्मूलाज रिवाइज कर रहे होते हैं, टॉपिक रिवाइज कर रहे होते हैं। तो ये होता है हमारे पास सेकेंड ग्रुप, दैट इज़ क्वाइट ग्रुप। तीसरा जो ग्रुप होता है वो होता है एनालिस्ट ग्रुप। एनालिस्ट ग्रुप का काम क्या होता है कि वो ना तो पढ़ रहे होते हैं, ना रिवाइज कर रहे होते हैं, बल्कि वो स्ट्रैटेजी बना रहे होते हैं। क्योंकि ये आई होप कि अगर आप लोगों ने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रही होगी तो वहाँ पर भी शायद आपको बताया गया होगा, अदरवाइज़ ये आपके एक्सपीरियंस से भी आपको आया होगा कि हम जिस तरीके से मॉक देते हैं, अगर वो पैटर्न थोड़ा सा भी चेंज करते हैं ना तो हमें प्रॉब्लम होती है। लाइक अगर कि मेरा पैटर्न है ये है, या फिर मैं जब अपने मॉक्स देती थी तो मेरा ऐसा होता था कि मैं पहले बायो देती थी, देन केमिस्ट्री देती थी और लास्ट में फिजिक्स देती थी। बाद में फिर मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि भाई नहीं, फिजिक्स में मेरे छूट जाते हैं या फिर मेरे को टाइम नहीं मिल पाता, तो मुझे पहले फिजिक्स करना चाहिए, जिसकी वजह से मैंने फिर बीच में चेंज किया इसको। एंड पहले मैं बायो कर रही थी, देन फिजिक्स कर रही थी, देन केमिस्ट्री कर रही थी। उसके बाद टाइमिंग का होता है कि हमें टाइम किस तरह से मैनेज करना है। तो बायो के अंदर मेरा टाइम था स्टार्टिंग का 30 मिनट्स जो होता है वो बायो को दे दिए। एंड देन फिर बीच में कोशिश होता था कि 1 आवर हमने फिजिक्स को दिया, या फिर कभी कभी अगर लेंदी क्वेश्चंस हैं, अजीब गरीब क्वेश्चन है, तो 1 आवर प्लस 15 मिनट्स हमने फिजिक्स को दे दिया। एंड देन जो टाइम है उसको केमिस्ट्री के ना देन OMR शीट फिल करने के अंदर। तो एनालिस्ट ग्रुप जो होता है ना, उनका सबसे मेन फोकस क्या होता है, स्ट्रैटेजी की स्ट्रैटेजी बनाना कि मुझे एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, किन क्वेश्चंस को टाइम देना है, कितना टाइम देना है, पहले कौन सा सब्जेक्ट रखना है, बाद में कौन सा सब्जेक्ट रखना है, OMR शीट की फिलिंग कैसे करनी है, तुरंत करनी है या फिर क्वेश्चन करते जाते हैं देन फिल करते जाते हैं, या फिर कोई कोई पूरा क्वेश्चन पेपर ख़त्म कर लेता है देन OMR फिलिंग करता है, ये सारी चीज़ें। तो ये OMR मतलब स्ट्रैटेजी वाले जो ग्रुप होते हैं, एनालिस्ट ग्रुप, उनका काम होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ना आपको थर्ड ग्रुप के अंदर होना चाहिए, एनालिस्ट ग्रुप के अंदर, अगर आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। यार देखो, अभी तक आपने जितना पढ़ा होगा ना एग्ज़ाम से पहले तक में, वो बहुत इनफ है।
आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंट्री लेते टाइम तक जो पढ़ोगे ना, वो आपकी 100% प्रिपरेशन के अंदर काउंट नहीं होनी है। और 100% कोई नहीं कर सकता यार। कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई वो बोले कि हाँ भाई मैंने सब कुछ कर लिया। सब कुछ तो कभी हो ही नहीं सकता, आज तक नहीं हो सकता। हाँ, मैंने बहुत किया है, मैंने अपनी एफिशिएंसी के साथ अच्छा किया है, ये लाइन करेक्ट है। बट मैंने 100% कर लिया, ये लाइन करेक्ट नहीं अकॉर्डिंग टू मी। नो ऑफेंसेस, अगर किसी को ऐसा लगता है कि भाई कर सकते हैं तो आपको ऑल द बेस्ट कि कर सकते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं हो सकता। तो आपने जितनी प्रिपरेशन कर ली, आपने जितना पढ़ लिया, आपने जितना रिवाइज कर लिया, वो अब तक बहुत है। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर में आपका सिर्फ एक काम होना चाहिए, और वो है कि आप अपने आप को काम रखो। एनजाइटी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ऐसा नहीं कि आपके हाथों में स्वेटिंग हो रही है, यार एग्जाम कैसा आएगा, ये कैसा होगा, वो कैसा आएगा। बिल्कुल नहीं डरना है। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंट्री लेने से पहले आपको अपने अंदर फुल पॉजिटिविटी फिल करनी है। पॉजिटिव रहोगे तभी एग्जाम के अंदर शांत रह पाओगे, एंड तभी आप कोई भी क्वेश्चन ईजिली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो उसके लिए आपको ज़रूरी ये है कि आप पहले ही अपनी स्ट्रैटेजी बना लो। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जो एग्ज़ाम का जो पैनिक होता है उसको थोड़ा सा इन्जॉय करो। इन्जॉयमेंट हो नहीं पाएगी, आई नो, बट फिर भी आप थोड़ा ट्राई कर सकते हो, क्योंकि लाइफ के अंदर ना ये फेज़ बार बार नहीं आने वाला आपका। बहुत कम टाइम होता है, जब आप एंट्री ले लोगे ना कॉलेज में, तो आप मिस करोगे इस टाइम को कि यार मेरा नीट का एग्ज़ाम ऐसे था, मैंने ये करा था, मैंने वो करा था। तो ये सारी चीज़ें तो वो ना थोड़ी अपनी मेमोरीज में रखने की कोशिश करो। ये नहीं कि आप उसको पढ़ते 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 पूरा वेस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं, उसमें आपका ना कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ओके, देन हमारे पास ये तो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स थे। देन हम आते हैं कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर। तो एग्जाम में ना ये 3 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। कोई सा भी एग्जाम हो, नीट के अंदर भी यही पैटर्न होता है। 3 कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस होता है। सबसे पहला ईजी, मॉडरेट एंड देन हार्ड। जो इजी वाले क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। रिपीटेटिव क्वेश्चन में अब ऐसा तो नहीं हो सकता बेसिकली कि भाई अगर पिछले साल क्वेश्चन आया था कि भाई जीवन फेज के बाद कोई सेल जो है अगर उसको डिवाइड नहीं करना तो वो कौन से फेज में एग्जिट कर जाता है, दैट इज जी नॉट फेज। तो यही सेम लाइन ऑफ क्वेश्चन आउटकम नहीं आएगा, लेकिन इसी सेम साइकिल हो सकता है कि इस बार आपको साइकिल बनी हुई आई हो, एंड देन उसके अंदर आपको लेबल करना हो कि जीवन कौन सा, जी नॉट कौन सा है, या फिर एस फेज कौन सा है। या फिर ऐसा आया हो कि भाई जी नॉट फेज के अंदर कौन से सेल एंटर कर जाते हैं, मतलब एग्जाम्पल ऑफ सेल, नर्व सेल लाइक। तो यानी आपको ना ये दिमाग में रखना है कि भाई मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होंगे वो इजी कैटेगरी के होंगे। तो आपको इजी कैटेगरी वाले जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस करेक्ट करने, और कोशिश हो ऐसी कि सारे के सारे इजी क्वेश्चंस जो हो वो करेक्ट हो, क्योंकि आपने अब तक मॉक्स दिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने पक्का लगाए होंगे, मैं ट्रस्ट करती हूँ इस बात पे। तो आपको ना आराम से समझ में आ जाएगा भी कौन सा क्वेश्चन रिपीटेटिव है, कौन सा क्वेश्चन रिपीटेटिव नहीं है। तो जैसे ही आप देखोगे ना आपके दिमाग में हिट करना चाहिए कि यार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मुझे इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। दूसरी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जो है वो है मॉडरेट क्वेश्चन, जिसके अंदर थोड़ा सा पार्ट रिपीटेटिव होता है, थोड़ा सा पार्ट नॉन रिपीटेड होता है। यानी वो क्वेश्चन ना आपको थोड़ा सा पैनिक देंगे, थोड़ा, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पैनिक देंगे। हो सकता है कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो पढ़ने में, या फिर आपको थोड़ा अरेंजमेंट में कभी कभी मैच द कॉलम में आपको अरेंज करना था, या फिर क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरीके से सेट किया गया लाइक कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रॉन्ग। तो आपको नॉट रॉन्ग एंड नॉट करेक्ट वाले पॉइंट पर ना फोकस करना है। नॉट करेक्ट का मतलब है कि जो सही नहीं है यार, जो गलत है, यानी उसको नॉट करेक्ट की बजाय ना आप रॉन्ग करके फिर सर्च करो अपने ऑप्शंस के अंदर। या फिर जो नॉट रॉन्ग है इसका मतलब वो गलत नहीं है, यानी करेक्ट ऑप्शन। तो आपको करेक्ट ऑप्शन को ढूंढना है। तो जब भी कभी क्वेश्चन पढ़ते हो ना तो वहाँ पर आपको स्टाइल मारने की जरूरत नहीं है कि भाई जैसा क्वेश्चन है वैसे ही लैंग्वेज के अंदर आप अटेम्प्ट करो, नहीं। नॉट करेक्ट है, आप अपने माइंड के अंदर बिठाओ कि भाई नॉट करेक्ट का मतलब क्या। नॉट करेक्ट का मतलब कि जो सही नहीं है यानी रॉन्ग। आप अपने नेटिव लैंग्वेज यूज़ करो, हिंदी यूज़ करो, इंग्लिश, जो यूज़ करना है वो यूज़ करो, बट आपको दिमाग में ना क्वेश्चन पढ़ते के साथ ही क्लियर हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है, एंड देन आपको उस हिसाब से आंसर्स के ऊपर टिक करना है। नेक्स्ट जो सबसे बड़ी गलती बच्चे कर देते हैं वो होता है बेसिकली क्वेश्चन पढ़ा, फर्स्ट ऑप्शन देखा, उनको लगता है अरे यार पहला ही ऑप्शन है, जल्दी टिक कर दो दिमाग। गलत। फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते ही आंसर कभी टिक नहीं करना, भले ही वो आंसर करेक्ट हो चलेगा, लेकिन फिर भी नहीं करना है।
आपको पहले सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, देन अपना आंसर टिक करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि 2 आंसर्स होते हैं जो कि सही होने वाले होते हैं, बट उसमें भी आपको बेस्ट करेक्ट ऑप्शन पूछा जाता है। तो आपको ना माइंड क्लियर होना चाहिए कि भाई आप पहले सारे ऑप्शंस पढ़ लो एटलीस्ट, कि ऑप्शंस के अंदर बोला क्या, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आफ्टर एग्जाम में बच्चे बोलते हैं यार मैंने तो क्वेश्चन ही पूरा नहीं पढ़ा यार, मैंने तो सारे ऑप्शन ही नहीं देखे, सबसे पहला ऑप्शन वही था मैंने टिक कर दिया। तो भाई क्यों टिक कर दिया? आपको किसी ने बोला थोड़ी है कि सबसे पहला ऑप्शन टिक कर दो। तो इसीलिए टाइम लो, रिपीट नहीं करना है कोई क्वेश्चन पढ़ने में। लाइक कि आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, आप इतनी जल्दी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपने पहली बार क्वेश्चन पढ़ लिया समझ में नहीं आया, दूसरी बार क्वेश्चन पढ़ लिया समझ में नहीं आया, तीसरी बार पढ़ रहे हो तब जाके समझ में आया, देन आप ऑप्शंस पढ़ रहे हो। नहीं यार, आपके पास टाइम नहीं है इतना, आप स्लो जाओ बट एक बार जाओ। आपने स्लोली क्वेश्चन पढ़ो, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, समझो एंड देन टिक कर दो। उसमें आपका टाइम ज़्यादा बचेगा एज़ कम्पेयर टू फास्ट पढ़ने के चक्कर में आप 3 बार क्वेश्चन पढ़ो एंड उसमें भी आप गलती कर दो। उससे ज़्यादा अच्छा है कि भाई स्लो जाके एक बार में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। तो इसीलिए मॉडरेट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन, सभी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन के अंदर आपका ये एप्लीकेबल है कि भाई आप ना आराम से कोई क्वेश्चन पढ़ो, देन उसके बाद उसके आंसर्स को देखो एंड देन उसके बाद टिक करो। नेक्स्ट है हार्ड क्वेश्चंस। हार्ड क्वेश्चंस ना सबके लिए हार्ड होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए हार्ड होंगे। आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो आप आराम से एलिमिनेट कर लोगे कि यार ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, थोड़ा हार्ड है। अगर आपके सीक्वेंस वाइज में वो क्वेश्चन आ रहा है और आपको लग रहा है कि भाई टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, उस क्वेश्चन को स्किप कर दो। ऑफलाइन पेपर है, पेज फोल्ड कर सकते हो, आप सर्कल कर सकते हो, है ना। ऐसा भी नहीं बेसिकली कि ऑनलाइन की तरह आपको एकदम वो मार्क करना है देन फिर आपको पीछे जाने में। मुझे ऑनलाइन में बहुत प्रॉब्लम होती है, आई हेट ऑनलाइन एग्जाम्स। तो इसलिए ऑफलाइन एग्जाम बहुत प्रेफरेबली सूटेबल होता है इन सब मामलों में। तो आपने डायरेक्टली उस क्वेश्चन को फोल्ड करा, सॉरी क्वेश्चन के पेज को फोल्ड करा एंड देन स्किप कर जाओ। बाद में आकर जब आपके पास टाइम बचेगा तब आकर आप उस हार्ड क्वेश्चन को या फिर टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ताकि आपके बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो ना छूट जाए एंड आप उसके अंदर मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स कैरी कर रहा है। तो हमारे पास अगर मैं एक क्वेश्चन के चक्कर में 10 क्वेश्चन छूट जाएंगे या फिर मेरे 5 क्वेश्चन छूट जाएंगे, तो भाई बेटर ये होगा ना कि मैं 5 क्वेश्चन पहले कर लूँ, देन उस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करूँ। दूसरी बात, जो टॉप करने वाले हैं एग्जाम या फिर जो टॉपर्स होते हैं, उनकी भी तैयारी 100% नहीं होती। उनकी भी तैयारी बिल्कुल आपकी तरह है, अच्छी तैयारी है, बस ये कह सकते हैं। तो आपने जैसे बहुत बार देखा होगा ना कि हम रिस्क लेना चाहिए लाइफ में, तो सिमिलरली वो होता है कि आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए। अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है जो हार्ड है बट आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस करेक्ट अटेम्प्ट किए हैं, तो आप उस एक क्वेश्चन के ऊपर रिस्क ले सकते हो। तो उसके अंदर आपको ना एलिमिनेशन रूल आना चाहिए। लाइक ऐसा नहीं कि आपको ऑप्शंस पता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का और आपने टिक कर दिया, भाई वो अगर होता तब तो वो हार्ड ही नहीं होता आपके लिए। तो आप ना उसको एलिमिनेशन रूल के अकॉर्डिंग करो, यानी उनके ऑप्शंस के ऊपर देखो कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। आपने ऑप्शन को एलिमिनेट किया, यार ये तो इस चीज़ में होता है, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन देखा, ये तो हो ही नहीं सकता। तीसरा ऑप्शन देखा, ये शायद हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन में भी हो सकता है। तो आप उन दोनों ऑप्शंस के अंदर खेल सकते हो कि भाई ये लगाऊँ या ये लगाऊँ, है ना। यानी आप इस तरह से एलिमिनेशन से एटलीस्ट 50-50 पे तो आ सकते हो ना, एज कम्पेयर टू 25% की कैटेगरी प्रोबेबिलिटी से 50% की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है। तो इस तरीके से आप ना एलिमिनेशन से भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारे पास होता है 3 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस। इजी, मैक्सिमम करेक्ट करना है आपको, ऑल करेक्ट करना है तो ज़्यादा अच्छा है। मीडियम कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस जो है, यानी मॉडरेट कैटेगरी, उसके अंदर आपको सेलेक्ट करने हैं क्वेश्चंस को, टाइम कंज्यूम नहीं करना है, बहुत अच्छे से सोचकर पढ़ते हुए देन आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जो हार्ड वाले हैं, टफ क्वेश्चंस, उसके अंदर कोशिश करनी है एलिमिनेशन रूल लगाकर आप क्वेश्चंस को ऑप्शंस को एलिमिनेट करके देन अपने आंसर्स अटेम्प्ट कर सको। नेक्स्ट चीज़ जो है उसके बाद, जो कि मैंने सबसे स्टार्टिंग में बोला और एट द एंड है ये वीडियो को, तो मैं वापस से बोलूँगी कि भाई अपने दिमाग में हमेशा एक चीज़ रखनी है आपको कि इफ़ आई कांट देन नो वन कैन। यानी अगर मैं नहीं कर सकते या फिर मैं नहीं कर सकता तो कोई भी नहीं कर सकता यार। तो अपने दिमाग में ये चीज़ बैठाओ कि आपने जितनी प्रिपरेशन की है वो मैक्सिमम है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है और एग्ज़ाम हॉल में आप उससे अच्छा रिजल्ट लेकर आओगे। बस इसके अलावा एग्ज़ाम तक आपको कुछ नहीं सोचना है, बस पॉजिटिव रख के जाओ, एग्ज़ाम में अच्छे से अटेम्प्ट करो बिना किसी गड़बड़ के, ऑप्शन सारे पढ़ने हैं एंड बस फिर मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर लो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।